सो हेलो एंड वेलकम टू मी और चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया का फ्यूचर प्रूफ सेक्टर जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो दोस्तों मैं इसे फ्यूचर प्रूफ क्यों बोल रहा हूँ और ये कैसे इंडिया के लिए ग्रोथ स्टोरी बन सकता है और हम इस ग्रोथ स्टोरी का कैसे पार्ट हो सकते हैं, तो इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं इस सेक्टर को फ्यूचर प्रूफ सेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको चलना होगा पास्ट में। हम पास्ट में समझते हैं एक इवेंट के बारे में जो कि हुआ था 2015 में, जिस इवेंट को हम जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट के नाम से। दोस्तों 2015 में डिफरेंट 196 कंट्रीज एक पेरिस के अंदर इकट्ठा होती है मीटिंग के लिए, जिसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि सभी कंट्रीज को मिलकर अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन लेना होगा। मतलब क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट उन्हें फाइट करना होगा, वरना हमारा जो फ्यूचर है जो अर्थ का वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ेगा। तो इस मीटिंग में ये डिसाइड करे जाते हैं कि जितनी भी कंट्रीज है वो सभी कंट्रीज अपने अपने लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूशन देंगे जिससे वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट कर पाएं। इंडिया अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए दो यहाँ पर टारगेट्स को डिसाइड करता है, जिसमें उसका पहला टारगेट होता है कि जो इंडिया की जो एमिशन इंटेंसिटी है कार्बन की वो इंडिया कम कर देगा 45% से, जो कि उसका लेवल 2005 में था उसके मुकाबले 45% वो कम करके लाएगा 2030 तक। इंडिया का जो दूसरा टारगेट था वो था कि इंडिया जो है 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो उसकी नॉन फॉसिल फ्यूल्स के एनर्जी के सोर्सेज से आएगा। मतलब वो जो 50% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू लाने की कोशिश करने वाला है। 2030 तक का ये भी टारगेट है। आगे चलकर इंडिया एक और नया टारगेट के अंदर ऐड करता है, जो कि 2022 में वो डिसाइड करता है कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला कंट्री बन जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड लेवल पे इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसके लिए सभी कंट्रीज को मिलकर फाइट करना ही पड़ेगा, और डिफरेंट कंट्रीज के जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनके जो टारगेट है वो उन्हें अचीव करना ही होगा, वरना अर्थ का डिस्ट्रक्शन करीब हो जाएगा। अभी जो इंडिया के जो 3 टारगेट्स हैं इन्हें अचीव करना आसान तो नहीं है, पर गवर्नमेंट इसके लिए कंटिन्यूसली हर साल इसके ऊपर एक्शन लेती रहती है, जिसके लिए वो डिफरेंट स्कीम्स डिफरेंट बजट्स इंट्रोड्यूस करती रहती है। और ये एक काफी बड़ा प्लान है, एक लंबा प्लान है जो कि 2070 तक चलने वाला है। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा था आपको ये सेक्टर जो एक फ्यूचर प्रूफ सेक्टर है जिसके अंदर गवर्नमेंट का खुद का टारगेट काफी लंबा है। अब दोस्तों ये इंडिया के तीनों टारगेट अचीव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक नया प्लान लेकर आती है, जिस प्लान के तहत वो डिसाइड करते हैं कि 2030 तक इंडिया का जो टोटल 500 गीगावाट एनर्जी की जो कैपेसिटी होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आएगी। मतलब गवर्नमेंट प्लान बनाती है कि वो 2030 तक अपना 500 गीगावाट एनर्जी का जो सोर्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू लेके आने वाली है। अगर हम बात करें करंटली इंडिया कितना गीगावाट की एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के थ्रू जनरेट कर पा रहा है, तो इंडिया सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो सोलर पावर के थ्रू 102 गीगावाट की जनरेट कर पा रहा है। हाइड्रो के थ्रू 52 गीगावाट की एनर्जी जनरेट हो पा रही है और विंड के थ्रू लगभग ये 48 गीगावाट की है। यानी अगर हम टोटल देखें तो लगभग 218 गीगावाट एनर्जी जो है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू यहाँ पर जनरेट कर पा रहा है। और हमारा जो टारगेट है वो 500 गीगावाट का है, मतलब यहाँ पे लगभग 282 गीगावाट की यहाँ पे शॉर्टेज है। इस 282 गीगावाट की जो शॉर्टेज इंडिया को फुलफिल करनी है वो भी यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर, यानी कि इंडिया को लगभग हर साल 18% से अपनी एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज करना होगा। जबकि अगर हम लोग करेंटली ग्रोथ की बात करें इंडिया की, तो 2016 से लेकर 2023 के बीच में इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की जो ग्रोथ रही है, यानी कि हम लोग कैपेसिटी की बात करें कि कितना कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है, तो वो लगभग 15% के आसपास की रही है। मतलब यहाँ पर भी लगभग 3% की शॉर्टेज है। मतलब इंडिया अगर सेम रेट से ग्रो करता रहता है तो 2030 तक हमारा जो 500 गीगावाट का टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि इंडिया को और भी ज़्यादा यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। PLI स्कीम्स और पॉलिसीज़ यहाँ पर डिफरेंस जो है वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने होंगे, तभी हम 500 गीगावाट की जो एनर्जी की जो कैपेसिटी की जो टारगेट है उसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने 2030 के टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स पॉलिसीज पहले से इशू कर रखी हैं। जैसे अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो PM सूर्या घर मुफ्ती बिजली योजना, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने लगभग 20,000 करोड़ जो है वो एलोकेट करा है फॉर रूफ टॉप सोलर के लिए, जिसमें गवर्नमेंट का टारगेट है इसका बेनिफिट जो है लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड को होगा। इसके अलावा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो गवर्नमेंट ने वो लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने डबल फंड को इन्फ्यूज कर दिया है। लगभग 600 करोड़ यहाँ पे दिया गया है, जिससे बूस्ट हो पाएगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो दोस्तों अब तक समझ में आ गया होगा आपको कि मैं इस सेक्टर को फ्यूचर प्रूफ सेक्टर क्यों बोल रहा था, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट के बहुत सारे फ्यूचर के प्लान्स हैं जो पेंडिंग हो रखे हैं, जैसे कि 2030 का 500 गीगावाट का टारगेट या 2070 तक नेट कार्बन एमिशन 0 होने का टारगेट। इन सभी टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली जो फंड्स इन्फ्यूज करने पड़ते हैं, बजट एलोकेट करना पड़ता है, अपनी पॉलिसीज में चेंज करना पड़ता है, गवर्नमेंट को न्यू इंसेंटिव्स इशू करने पड़ते हैं, जिससे गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी जो है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर उससे कम हो करके नॉन फॉसिल फ्यूल्स यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर बढ़ पाए, जिससे लॉन्ग टर्म में सिर्फ इंडिया को ही नहीं होल वर्ल्ड को इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा।
अब क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सपोर्ट करा, इसलिए सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है, अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो जो परफॉर्मेंस है वो फिनोमिनल देखने को मिली है। जैसे अगर हम बात करें तो ये लास्ट ईयर का डेटा है 11 जुलाई का 2024 का। तो यहाँ लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस दिखाई गई है, जिसके अंदर टाटा पावर, अडानी ग्रीन, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू जितने भी हमारे एनर्जी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को शोकेस किया गया है। और यहाँ पर सभी की जो ग्रोथ है देखिए कितना 94%, 83%, 97%। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे स्टॉक जो 127% हो चुके हैं। इरेडा की बात करें जो कि 2023 में लिस्ट हुआ था, वो 372% ग्रोथ दिखा चुका है। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हमें डबल ट्रिपल भी होते हुए देखने को मिले हैं। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ है इतना ज़्यादा हो रखा है तो हम इन स्टॉक्स के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे होंगे। पर दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा कि जो मैं आपको जो डेटा शोकेस करा है ये लास्ट ईयर जुलाई 2024 का है। और हम लोग करंटली बात करें कि इन स्टॉक्स की अभी परफॉर्मेंस किस तरह की रही है, तो कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट अक्टूबर 2024 से कंटिन्यूसली मार्केट जो है इंडिया का फॉल होता जा रहा है, जिसके अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं वो सभी चपेटे में आ चुके हैं। और यहाँ पर एनर्जी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी थी। जैसे हमारे एनर्जी की बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 70% तक करेक्ट हो चुका है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 30% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। और इरेडा जैसे स्टॉक्स जो अपने पीक टाइम पे 3 टाइम्स लगभग हो गए थे, उनका स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई से 50% डाउन पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे जितने भी एनर्जी सेक्टर के जो हमारे स्टॉक्स हैं जो हाई वैल्यूएशन में चल रहे थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है और वो थोड़ा अब वैल्यूएबल लगने लगे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि करंटली इनके वैल्यूएशन में थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, तो मतलब ये लो की तरफ आए हैं। मतलब ये है कि हम इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। पर एग्जैक्टली आपको किस तरह का स्टॉक्स बाय करना है, कौन सा बाय करना है, कितना बाय करना है, ये तो आपको एनालिसिस करनी होगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को मेरा बनाने का सिर्फ मकसद इतना था कि मैं आपको बता पाऊँ कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो इंडिया का है उसके अंदर पोटेंशियल कितनी है। अगर आप मुझसे पर्टिकुलर स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं कर सकता। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें आप खुद के एनालिसिस के बेस पे ही करें। पर मैं यहाँ पे एक सलाह जरूर दे पाऊंगा, अगर मान लीजिए आपको खुद से एनालिसिस करना नहीं आता है, आपको ठीक से स्टॉक जो है वो चूज़ करना नहीं आता है, तो हमारे पास बहुत सारे अलग सोर्सेस भी हैं और मेथड भी हैं जिससे हम लोग इन सेक्टर्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय हम इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स या फिर PMS, स्मॉल केस या ETFs, ऐसे हमारे पास बहुत सारे अदर मेथड्स हैं जिसमें हम लोग पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर एक फंड मैनेजर होगा जो हमारे फंड को यहाँ पर मैनेज कर रहा होगा। तो हम उसके नॉलेज का, एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें थोड़ा कमीशन भी उसे देना पड़ेगा उसके एक्सपर्टीज़ की चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।